बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम अपना जहन तैयार कर ले, क्योंकि जो IMF के साथ हमने डील की थी हम उस शराइत पर पूरा नहीं उतरे। चमड़ी उधेड़ दी है 25 करोड़ लोगों की, लेकिन शराइत पूरी नहीं हुई। अब हो ये रहा है कि बैरूनी जो फाइनेंसिंग थी जिसके तहत 4.5 अरब डॉलर हमें नहीं मिल रहे, अब जो IMF का अगला प्रोग्राम है उसमें शदीद मुश्किलात हो गई हैं। और IMF का अगर प्रोग्राम नहीं होता तो आप सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट करते हैं। खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डॉलर तो कंट्रोल से बाहर है, ये पेट्रोल आपका 1000 से ऊपर जा सकता है। अब ये हुआ क्या है सारा मामला, असल में सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमने जो बजट बनाया था उस बजट में हमने तकरीबन 1000 अरब रुपया कम रखा है। अवाम की चीखें निकल गई हैं, टैक्सीज और दूसरी भरमार करके बजट जाहिर बात है कब बढ़ता है, जब आप आवाम पर टैक्स लगाते हैं, मजीद किसी चीज पर टैक्स लगाते हैं। उसमें 1000 अरब रुपया कम है। हमने जो कर्ज लिया है उसकी सूद की अदायगी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। समझिए जरा इस बात को, ना हम सूद की अदायगी कर सकते हैं। और हमने IMF को कहा था कि आप हमें कर्ज देते हैं तो हम दीगर जगहों से, यानी तकरीबन इस साल आप ये देख लें कि IMF का जो प्रोग्राम होगा उससे पहले तकरीबन 20 अरब डॉलर की हमने कहा था बैरूनी फाइनेंसिंग होगी, इसका तखमीना लगाया था, एक अंदाजा था। और उसमें 4.4 अरब डॉलर कहीं और से भी हमने लेने थे, चाहे वो चाइना से हो, किसी और जगह से हो, तो वो नहीं अभी तक मिल रहे। अब ये असल में इतना ज्यादा तकलीफ, ये आम बंदे को समझ नहीं आ रही है कितना तबाहकुन मामला है, इतना तबाहकुन है, इतना तबाहकुन है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी असल में हुकूमत ने गैर मुल्की जो कमर्शियल बैंक हैं उनमें से 4.5 अरब डॉलर के कर्जों और फिर यूरो बॉन्ड्स के इजरा के जरिए मजीद 1.5 अरब डॉलर हमने वसूल करने थे। हमने एक आइडिया लगाया था, यानी हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि हमें तकरीबन 3 अरब डॉलर के गैर चीनी यानी चाइना के अलावा कर्जे मिलेंगे। अब उसका भी कुछ पता नहीं है, और हमें उसके अलावा और भी जगह से मिलेंगे। यानी हमने ये सोचा था कि हम बॉन्ड्स के जरिए 1.5 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर लेंगे, उसका भी अभी कुछ पता नहीं है। तो अब आप ये समझ लें कि आपके पास IMF की जो शराइत थी उसका पैसा भी नहीं है, आपके पास जो इसके अलावा आपने जो सूद अदा करना है उसका भी पैसा नहीं है। और अब आपने करना क्या है, अब आपने अपने कौमी जो असासे हैं उनको बेचना है, उनकी निजकारी करनी है। कैसे? जैसे PI है, अब उसके साथ जितनी आपकी चीजें हैं, जो एसेट्स हैं, वो अब आप आहिस्ता आहिस्ता बेच देंगे। और वो बेचकर आप करेंगे क्या, वो बेचकर आप कर्ज उतारेंगे। देखिए दो चीजें, एक बात समझिएगा, PI की अगर हम मिसाल ले ले तो ये तो ऑलरेडी कब्र में पहुंचा हुआ इदारा है, इसका क्या करना है आपने। आप जब किसी को बेचेंगे तो आप अगले बंदे को कर्ज भी बेच रहे हैं साथ, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। आप अगले बंदे को साथ कर्ज भी बेच रहे हैं, तैयारे बेच रहे हैं। और वो जो नाहलों की फौज हमने भर्ती की हुई है PIA के अंदर, आप जानते हैं PIA में कैसे भर्ती किए जाते हैं लोग। PIA में ऐसे से भर्ती किए जाते हैं कि तुमने कुर्सी साफ करनी है, यानी एक कुर्सी साफ करने के लिए, यानी अगर किसी जगह पर 11 कुर्सियां साफ करने के लिए 11 बंदे हैं, पानी पिलाने के लिए 10 बंदे हैं। ये औकात है हमारी। हमने हालत ये है कि इस तरह भर्ती किया है। और दुनिया के अंदर अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन को देखेंगे, आप टर्किश एयरलाइन, दुनिया की एयरलाइन को अगर आप देखें तो उनके रूट्स ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, और उनके जो बंदे हैं वो बहुत कम है। हमारी औकात क्या है, हमारे यहाँ पर हर सियासी वर्कर को PIA में घुसेड़ा हुआ है, और उसकी औकात ये है कि वो भी नाहल है। एक तो आपने नाहल बंदे भर्ती किए। अब आप बताइए कि आप IMF का वो प्रोग्राम कैसे करेंगे, वो कैसे आपके पास पैसे आएंगे। आपके पास एक ही हल है कि आप कौमी सासे बेचें। अब आप क्या बेचेंगे, अब यानी अब आपके पास क्या है बेचने के लिए, पहले तो ये समझ ही नहीं आ रही। अब आपके पास क्या है, 25 करोड़ अवाम का सौदा तो हो चुका भाई, यानी अब क्या और बेचेंगे। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, वो जो इदारे हैं उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा और उसको बेचना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम PIA की खाली मिसाल ले लें तो PIA पर अगर कोई लोग सफ़र करते हैं, हर टाइम फुल होती है, तो आप बताइए उसकी टिकट लोग नहीं देते, देते हैं ना, उसकी टिकटें खरीदते हैं। तो फिर PIA लॉस में क्यों जा रही है, क्योंकि वो सारे भर्ती किए हुए थे। किसने भर्ती किए थे, जिन्होंने भर्ती किए थे उनसे पकड़े और निकाले उनको बाहर। तो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें, आपकी एयरलाइन जो है वो जमीन बोस हो रही है। जाकर देखे तो सही जरा,
दुनिया भर की एयरलाइंस को देख ले, कतर एयरवेज को देख ले, क्या कमाल एयरवेज है। इसी तरह आप एमिरेट्स को देख ले, दुनिया भर की एयरलाइन वो बड़ी कामयाब है और वो आपको अरबों डॉलर जनरेट करके देती हैं, क्योंकि पीआईए के अंदर जो आपने सिफारशी भर्ती किए हुए हैं उनकी शक्लों के ऊपर वो सिफारशी चुके होते हैं, मनुसियत चाहिए होती है। और वो क्या, उन्होंने पैसेंजर्स को क्या रखना है, कुछ जानबूझकर पीआईए के अंदर फॉल्ट रखे जाते हैं, उसकी सर्विस खराब की जाती है, खबरें मनफी, ताकि उसके बाद उसको ले ले और दूसरी एयरलाइंस पर लोग आए। अब हालत ये है कि आप अगर आईएमएफ, यानी ये लोग मेंटली तौर पर तैयार है, इस सादा अल्फाज में समझे इसका मतलब क्या है। एक तो आपके इदारे अब आपको बेचने पड़ेंगे, आपके एसेट्स जो होंगे, असासे जो होंगे वो आपको बेचने पड़ेंगे और ये वो प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे। अब आप बेच देंगे तो उसके बाद खरीदार कौन होगा, आपने खरीदना है या हम लोगों ने खरीदना है, किसने खरीदना है? वही माफिया जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया, वही आकर सस्ते दामों ले लेंगे। जब वो लेंगे तो आप देखिएगा वो चलाएंगे भी। अब वो जो पैसा होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो आप सूद अदा करने में उतार देंगे और उसके बाद आप आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे नवंबर में। और जो अगला प्रोग्राम होगा हो सकता है उसमें 800 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाए, हो सकता है आप उसमें, क्योंकि अभी तक हमें पता है किसी को कि हमने आईएमएफ के साथ क्या डील फाइनलाइज की थी, कोई पेपर आया सामने, हमें क्या पता 500 का है, उसको कितना का है, 331 तो हो गया, अभी 25-30 की और आवाज लग गई है, क्योंकि जी इंटरनेशनल मार्केट में जी रेट बढ़ रहा है, जी फलाना हो रहा है, वो लग गई है बात। करेंसी हमारी, आप एक बात बता दे, सारी बातों को छोड़ दे, करेंसी कितनी आपकी गिरी है इस वक्त? 335-40 से 300 तक आ गया है ना ऊपर मार्केट में डॉलर। सस्ती हो गई चीजें, पेट्रोल हुआ सस्ता, गैस सस्ती हुई है, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो गई है, दवाइयां सस्ती हो गई, आटा चीनी दाल, कोई चीज सस्ती हुई है, बताएं तो सही ना, कोई चीज सस्ती हुई, लोगों को कोई फायदा हुआ? एक धेले का नहीं, बल्कि पहले 340 पर था, महंगाई थी, 300 पर आया, ज्यादा महंगाई हो गई है। इसका मतलब है कि अगर डॉलर 10 रुपए का भी हो जाए, जो कि अगले 1 करोड़ साल में भी नहीं होना, तो फिर बताइए आवाम को फायदा क्या है? क्या फायदा मिलेगा अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा? और इस सूरत हाल में अवाम को इस बात की, यानी उन्हें डॉलर की दही बनाकर खानी है। हमें इससे क्या लगे कि भाई ये क्या है? लोग ये पूछते हैं, मेरे घर पर बिजली सस्ती है, आटा सस्ता है, मेरे घर में चीनी सस्ती है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो दैट्स इट ओके, अगर नहीं मिल रहा तो भूल जाएं फिर सारी सूरत हाल को। ये वो तबाहकुन है जो अवाम को नहीं बताया जा रहा। अब आप बताइए कि अभी ये जो कर्ज बढ़ते हैं इसको तो छोड़े, ये जो आपके बजट का खसारा फलाना होता है, ये कैसे होता है? आपने मजीद टैक्स लगाने होते हैं। अब बताएं, आप एक आम सारिफ हैं, कैसे अब किस चीज पर मजीद टैक्स लगेगा? प्रॉपर्टी का कारोबार तो बिल्कुल नहीं। और आप एक बात समझ लें कि वो जो पहले का काम था वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही, चीजें नहीं हो रही, तो अब कैसे मुल्क चलेगा? यानी अब आप देखिए, मुल्क चलाने के लिए हमारे पास है क्या? यानी ऐसा कोई घर में चीज ऐसी नहीं रहेगी जो बिक ना रही हो। तो जब बिक रही है, हर चीज बिक रही है, कैसे होगा? असल बात ये होती है, देखिए डॉलर सस्ता होने से फर्क उन ममालिक को पड़ता है जो तरक्की याफ्ता है, वहां कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ चीजें होंगी, करेंसी मजबूत। हमारी करेंसी क्या है, हमें सस्ता हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं करेंगे, जब आप ग्रो नहीं करेंगे इकोनॉमी को, नौकरियां पैदा नहीं होंगी। आप बताइए, अभी कल की जो रिपोर्ट आई है, 5,50,000 बंदा तो आपका मुल्क छोड़कर चला गया। तो 16-17 लाख या 20 लाख के करीब पिछले 1.25 साल 1.5 साल में लोग मुल्क छोड़कर गए हैं। आप बता दें, इन सालों के अंदर रेवेन्यू तो ज्यादा जनरेट होना चाहिए था, रेमिटेंस ज्यादा होने चाहिए थे। आप इमेजिन करें, इंडिया के 90 अरब डॉलर के रेमिटेंस है, उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी है 140 करोड़, और उनकी दुनिया में जितने लोग हैं, हमारी 25 करोड़ की आबादी है और हमारे 32 अरब डॉलर के करीब है। यानी अगर हम आप देख लें तो वो हमसे 2 गुना ज्यादा, यानी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आबादी 7 गुना ज्यादा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है आपके लोग ज्यादा बाहर हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा जानते कहां से आता है? यूएस से आता है, यूके से आता है, यूएई से फिर आता है, और फिर सिंगापुर से आता है। ये इंडियंस इस लेवल पर काम कर रहे हैं। आपको कहां से आता है? ज्यादातर सऊदी अरब से, क्योंकि हमारी लेबर है बेचारी। यूएई से आता है। 3rd नंबर पर आपका यूएस से आता है। 4थे नंबर पर आपका बरतानिया से आता है। तो हमारे मोस्टली जो लोग गए हैं वो बेचारे किस तरह काम करते हैं वो आप सब जानते हो, बेचारे लेबर के हैं, उनके पास तो पैसे नहीं। अब आप देखिए, हमारे तो स्किल्ड लेबर जो है वो कम गई हुई है, और वो भी यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अनस्किल्ड लेबर है उसके मुकाबले में। तो बताइए, सारी सूरत हाल के अंदर हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे?
कोई हमें बता रहा है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, कैसे चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।